हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ज्ञानदर्शिका में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित मनुष्यता पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग आज मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जानेंगे, क्योंकि जिन्होंने इस मनुष्यता पाठ को लिखा, इस मनुष्यता कविता को लिखा, इतनी अच्छी कविता लिखने वाले के बारे में जाने बिना आगे बढ़ना ये कवि के प्रति एक प्रकार से बेईमानी है। तो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। बच्चों, आप लोग हमारी बात को केवल ध्यान से सुनते रहिए। बस बात को ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी कविता आपको समझ में आ जाएगी, इसकी व्याख्या समझ में आ जाएगी, प्रश्नों के उत्तर पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि विषयों को समझना बहुत ही आवश्यक होता है, न कि विषयों को रटना। कितना हम विषयों को रटेंगे, रटने की भी एक सीमा होती है, एक क्षमता होती है। विषयों को जो हम समझ लेते हैं, विषयों के प्रति हम अच्छी समझ प्रस्तुत कर लेते हैं, तो बड़े से बड़े परीक्षा को, एग्ज़ाम को हम आसानी से पास कर जाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम लोग एक बार मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में देखते हैं। 1886 में झांसी के करीब, झांसी यही उत्तर प्रदेश में जो झांसी है, झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। प्यारे बच्चों, अपने जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त कर लेना ये बहुत सौभाग्य की बात होती है और हजारों लोगों में, ये कहें कि लाखों लोगों में एकाध लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि काव्य का यही तो लक्षण होता है। काव्य के बारे में ऐसा बोला जाता है कि काव्य हम क्यों पढ़ें, काव्य हम क्यों करें, काव्य पढ़ने से हमको क्या लाभ है, काव्य लिखने से हमें क्या लाभ है। तो इसके बारे में आचार्य मम्मट जी ने एक श्लोक कहा है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत्तर क्षतये सद्यः परनिवृत्तये कांता सम्मितयोपदेश युजे। काव्य जो होता है, काव्यम यशसे, काव्य यश प्रदान करता है, अर्थकृते अर्थ प्रदान करता है, व्यवहार विदे, और काव्य ये समझाता है कि हमें कैसे किसके साथ रहना चाहिए, कैसे उचित व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे किसके साथ उठना चाहिए, बैठना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। सद्यः परनिवृत्तये, काव्य जो होता है वो कल्याण को प्रदान करता है और एक कांता की तरह उपदेश देता है। तो काव्यम यशसे, देखिए मैथिली शरण गुप्त जी काव्य लिखकर, एक कविता लिखकर यश को प्राप्त कर गए। आज उनका शरीर इस धरती पर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मैथिली शरण प्रसिद्ध हैं और हमेशा प्रसिद्ध रहेंगे। पढ़ने वाले नहीं रहेंगे, पढ़ाने वाले नहीं रहेंगे,
लेकिन इनका नाम अमर रहेगा। इनकी शिक्षा दीक्षा घर घर पर ही हुई। संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार। देखिए, स्वाध्याय का जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। घर पर ही रहकर इन्होंने संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी पर मतलब समान अधिकार था। जैसे आप लोग अंग्रेजी बोलते हैं, उसी तरह अंग्रेजी पर भी उतना ही अधिकार था जितना कि संस्कृत पर था, जितना कि बांग्ला पर था, जितना कि मराठी पर था। समान अधिकार। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। राम जी के भक्त हैं। अगर गुप्त जी के बारे में पूछा जाए कि ये किस भगवान के भक्त थे, तो राम के भक्त थे। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। इसे ध्यान से देखेंगे। गुप्त जी की प्रसिद्ध कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। सियाराम शरण गुप्त, एक फूल की चाह, जो कि आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। देखिए, ये मैथिली शरण गुप्त जी का संक्षेप में हम लोगों ने जीवन परिचय पढ़ा। और परिवार का, माहौल का इतना असर पड़ता है। इनके पिताजी भी कवि, इनके भाई भी कवि और ये भी कवि। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि परिवार में अगर बिजनेस का माहौल होता है तो लड़के बिजनेस के प्रति रुचि रखते हैं। अगर परिवार में 2-4 मास्टर हों तो बच्चे मास्टरी के प्रति, शिक्षक के प्रति रुचि रखते हैं, बनने के प्रति रुचि रखते हैं। और परिवार में 2-3 अगर आर्मी में लोग हों, मिलिट्री में हों, तो बच्चे मतलब जैसा माहौल होता है, तो इनके भी परिवार में एक कवि का माहौल था। एक पिताजी भी कवि, छोटे भाई भी कवि और ये भी कवि। तो आज हम लोग इसके पार्ट 1 में, यानी कि भाग 1 में हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जाना और धीरे धीरे हम लोग पाठ प्रवेश देखेंगे। फिर इसके बाद कविता की व्याख्या करेंगे। आज केवल इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।